Everyone and welcome back to the channel. Today in the video I'll be discussing a paper of 2017 and 2018 जो recent paper biochemistry में आता है वो वाला पेपर मैं आज डिस्कस करूंगी और 2017 2018 वाला पेपर में डिस्कस करने वाली हूँ। और इस पेपर में 12 क्वेश्चंस हैं टोटल। ज़्यादा बड़ा पेपर नहीं है, छोटा सा ही है और हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मैं अपना ट्राई करूंगी कि थोड़ी शॉर्ट वीडियो बने और कवर भी हो जाए सब कुछ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, आप इसमें डायग्राम देख सकते हो कि सबस्ट्रेट एंजाइम वर्सेस एक्टिविटी ग्राफ दे रखा है दो एंजाइम्स का, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू कौन सी, यानी ये पूछी हुई है इन्होंने। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। पहली चीज ये कि इसमें इन्होंने कीएम के बारे में पूछा हुआ है। कीएम क्या होता है? कीएम माइकल्स मिल्टन कांस्टेंट होता है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि कितनी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हो एट हाफ ऑफ वी मैक्स, तो दैट इज कॉल्ड एज केएम। केएम इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट हाफ ऑफ वी मैक्स। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हो वी मैक्स प्लॉट किया हुआ है इन्होंने। तो वी मैक्स से अगर आप एक स्ट्रेट लाइन लेके जाओगे आगे, जो बोथ कर्व्स को लाइन करते हुए अगर लेके जाओगे आगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है एंजाइम 2 के लिए वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू एंजाइम 1। ठीक है, तो दैट्स वाई केएम जो एंजाइम 2 का है वो ज्यादा होगा केएम 1 से, and that's why the option is C, that Km of 2 is greater than Km of 1, because Km की सिंपल डेफिनेशन होती है कि कितनी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होगी Vmax 2 पे, और Vmax 2 प्लॉट हुआ है ग्राफ पे। तो अगर आप वहां से स्ट्रेट लाइन अगर एक लेके जाते हो तो आपको डेफिनेटली सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पता चल जाती है कि कितने एंजाइम, कौन से एंजाइम के लिए कितना सबस्ट्रेट चाहिए, तो उसके हिसाब से जितना सबस्ट्रेट उतना Km। बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, आप वहां से भी पढ़ सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर इस टाइप से बनना चाहिए। बाकी इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, सो यू कैन ऑल्सो गेट दैट। ठीक है, ओके, लेट्स जंप टू क्वेश्चन नंबर 2, विच डज नॉट टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होता है। कुछ नंबर ऑफ प्रोसेसेस होती हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं, जैसे कि टीसीए साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल परफॉर्म होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स होती है। जितना भी फैट होता है उसका बीटा ऑक्सीडेशन हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जितना भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है वो सारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और जितना भी कीटोन बॉडी सिंथेसिस होता है वो सब भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वैसे भी कीटोन बॉडी सिंथेसिस के लिए आपको बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये सारी चीजें माइटोकॉन्ड्रिया में होती है जो आपको याद होनी चाहिए। साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रखे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ कहाँ नहीं होता। जो इरिथ्रोसाइट्स, कॉर्नियाज और लेंस होते हैं वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसलिए उन जगहों पर क्रेब साइकिल परफॉर्म नहीं हो पाती। उन जगहों पर एनर्जी के लिए ग्लाइकोलिसिस ही मेजर पाथवे होता है। दूसरी चीज बता रखी है कि जो एचएमपी शंट पाथवे होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, और इसका जो नाम, इसका मतलब क्या होता है कि एचएमपी पाथवे कैन अकर इन रेड सेल्स व्हिच लैक माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब एचएमपी पाथवे को होने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं है, इसलिए वो एरिथ्रोसाइट्स में भी हो जाता है। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द बायोसिंथेटिक रिएक्शंस that require NADPH also occurs in cytoplasm or in endoplasmic reticulum rather than mitochondria। इसमें मेन चीज क्या बताई हुई है कि जितनी भी हमारी बायोसिंथेटिक जिससे कुछ ना कुछ फॉर्मेशन होती है, ऐसी वाली रिएक्शंस जो होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती, वो साइटोप्लाज्म में होती हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या याद करने को मिलता है कि एचएमपी शंट साइटोप्लाज्म में होता है, प्लस हमारी जितनी भी बायोसिंथेटिक रिएक्शंस होती हैं वो साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती हैं। Now let's jump to question number 3rd। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या सीन है कि एक कॉर्न डाइट पेशेंट है, प्रेजेंट्स विद स्किन रैश, मेंटल कंफ्यूजन एंड डायरिया। द सिम्टम्स आर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे मेन अगर आप देखो तो आपको ये समझ में आ रहा है कि स्किन रैश मतलब स्किन प्रॉब्लम्स मतलब डर्मेटाइटिस, और मेंटल कंफ्यूजन को हम डायमेंशिया बोलते हैं, और डायरिया इसमें ऑलरेडी है। तो एक कॉर्न डाइट पेशेंट, इसका अगर मैं आंसर पढ़ूं मैं तो इसका आंसर है नियासिन। अब इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन अगर हम पढ़ें तो उसमें पता चलता है कि जो कॉर्न होता है, कॉर्न जो चीज होता है, मेज जो होता है, उसमें बेसिकली
एक कमी होती है, विटामिन की कमी होती है, उस वजह से प्लेगरा हो जाता है। नियासिन की कमी होती है कॉर्न में, और जो लोग बहुत ज्यादा कॉर्न और मेज खाते हैं उनमें नियासिन नहीं होता, तो उनमें प्लेगरा हो जाता है। प्लेगरा के 3 मेन फीचर्स होते हैं, डायमेंशिया, डायरिया एंड डेमेंशिया, डर्मेटाइटिस। तो plague is nutritional deficiency due to deficiency of vitamin niacin and essential amino acid tryptophan. The clinical features of plague are dementia, dermatitis, diarrhea, and dementia. Plague can also occur in common people who obtain most of their food energy from maize, notably rural America, which maize is supple food. And the reason for the niacin present in maize is unavailable to the body is in bound form एंड ट्रिप्टोफेन कंटेंट इज लो। ट्रिप्टोफेन बहुत कम होता है और इसका जो मेज होता है बाउंड फॉर्म में होता है, तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। एंड आगे इसमें लिखा हुआ है कि वेट, आगे इसमें लिखा हुआ है कि इसमें मेज इज नॉट nixtamalized. It is a poor source of tryptophan as well as niacin. So nixtamalization corrects the niacin deficiency and is a common practice in Native American cultures. तो nixtamalization एक process होती है उससे कि niacin का content वापस से normal हो जाता है, ठीक है। तो let's jump to question number 4, जो कह रहा है कि in starvation fats are utilized by, अगर कोई बंदा starvation में है तो फैट्स कैसे यूटिलाइज किए जाते हैं। तो इसका आंसर अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर है सी ऑप्शन की हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज प्लेज की रोल। अब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं एक बार इसकी। एक्सप्लेनेशन ये है कि ड्यूरिंग स्टार्वेशन ग्लूकेगॉन लेवल्स आर हाई। ग्लूकेगॉन क्या होता है? ग्लूकोन वो होता है जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। द मेन टारगेट ऑर्गन ऑफ ग्लूकेगॉन लिवर होता है। ग्लूकोन स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन एंड इनहिबिट्स ग्लाइकोजन सिंथेसिस बाय ट्रिगरिंग द साइक्लिक एएमपी कैस्केड लीडिंग टू फॉस्फोरिलेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोरिलेसेस एंड इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस। मतलब क्या है कि ग्लाइकोजन जितना भी होता है उसको ब्रेक करवा देता है, प्लस ग्लाइकोजन को बनने नहीं देता और फॉस्फोरिलेज को एक्टिव करवा देता है, जिससे कि सारा ग्लाइकोजन का ग्लूकोज बन जाए। तो ये ग्लूकेगॉन का काम होता है। इंक्रीज साइक्लिक एएमपी लेवल्स विच स्टिमुलेट हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, प्लस साइक्लिक एएमपी लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि हमारा ग्लूकेगॉन साइक्लिक एएमपी कैस्केड को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से लाइपेज एक्टिवेट हो जाता है। इससे लाइपोलाइसिस होती है, फ्री फैटी एसिड्स बनते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन फिर फैटी एसिड्स की जाती है और एनर्जी मिलती है। Glucagon also inhibit fatty acid synthesis by diminishing the production of pyruvate and by lowering the activity of cyclic acetyl coenzyme carboxylase। मतलब क्या है कि फैट्स को हमें ऑक्सीडाइज करना है, तो ग्लूकेगॉन क्या करता है कि फैट का सिंथेसिस नहीं होने देता, उसको बनने नहीं देता, उसका ऑक्सीडेशन करवाता है, तो उसको बनने नहीं देता, उसको तोड़ता रहता है, प्लस पायरुवेट नहीं बनने देता ग्लूकेगॉन, और लोअर कर देता है एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी को। साथ में ग्लूकेगॉन स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द लिवर्स एंड ब्लॉक्स ग्लाइकोलाइसिस। तो वो ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है ग्लूकोज फॉर्मेशन, और ग्लाइकोलाइसिस को ब्लॉक कर देता है। ग्लाइकोलाइसिस होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, तो ग्लूकोज को ब्रेकडाउन नहीं होने देता, ग्लूकोज फॉर्मेशन करवाता है। तो ये सारे काम होते हैं ग्लूकेगॉन के, और ये तब होता है जब स्टार्वेशन होती है, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन था उसके जो ऑप्शंस थे उसके हिसाब से कि पहला ऑप्शन क्या था कि फ्री फैटी एसिड्स आर रिलीज इन द ब्लड फ्रॉम साइटोकाइनेस, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ग्लाइकोल विच इज ब्रेकन डाउन इनटू एंड सप्लाइड एज वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये भी आंसर नहीं है। फ्री फैटी एसिड्स आर रिलीज इन द ब्लड, ये भी आंसर नहीं है। तो इसका आंसर है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज प्लेज अ की रोल इन द स्टार्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन विग्रस मसल एक्टिविटी विच इज हैपनिंग इन द मसल्स। जब मसल में क्या होता है, जब मसल एक्टिविटी ज्यादा होती है तो इंक्रीज रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टेट, NAD to NADH रेशियो रिड्यूस्ड, साइक्लिक एमपी लेवल डिक्रीजेस, डिक्रीज इन कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट। तो इसका आंसर जो है वो पहला है, क्योंकि लैक्टेट ज्यादा बनता है पायरुवेट से विग्रस मसल एक्टिविटी में। तो इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें
तो उसमें क्या है कि इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्केलेटल मसल्स ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइजेस द रेट एट विच ग्लाइकोलिसिस प्रोड्यूसेस पायरुवेट exceeds the rate at which citric acid cycle oxidizes it. बहुत ज्यादा पायरुवेट बनता है, इतना ज्यादा बनता है कि सिट्रिक एसिड साइकिल उसको कोप अप नहीं कर पाती. ऑल्सो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनएडीएच बाय ग्लाइकोलिसिस वो भी बहुत ज्यादा होता है, एनएडीएच भी बहुत ज्यादा बनता है, एंड द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन वो कम होता है. तो कॉन्टिन्यूड ग्लाइकोलिसिस होती रहती है, और कंटिन्यू करने के लिए ग्लाइकोलिसिस को हमें अवेलेबिलिटी ऑफ एनएडी चाहिए होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है कि एक्यूमुलेशन ऑफ बोथ एनएडीएच एंड पायरुवेट इज रिवर्स बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज व्हिच ऑक्सीडाइजेस एनएडीएच टू एनएडी एज इट इज रिड्यूस्ड पायरुवेट टू लैक्टेट. तो क्योंकि बहुत ज्यादा बॉडी में एनएडीएच और बहुत ज्यादा पायरुवेट बढ़ जाता है, तो उसको रिवर्स करने के लिए लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज आता है और वो पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट करता है. हाउएवर लैक्टेट इज डेड एंड इन मेटाबॉलिज्म. लैक्टेट का कुछ नहीं होता आगे जाकर के, so it must be converted back to pyruvate before it enters in metabolism. The only purpose of reduction of pyruvate to lactate is to regenerate NAD so that glycolysis can be proceeded. Formation of lactate buys time and shift part of metabolic burden from muscle to other organs. मतलब main चीज क्या होती है, क्यों लैक्टेट बनाते हैं? क्योंकि वैसे लैक्टेट का कोई यूज नहीं होता, लेकिन लैक्टेट हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि लैक्टेट बनाने के प्रोसेस में वापस से एनएडी पॉजिटिव रीजनरेट हो जाते हैं, और एनएडी पॉजिटिव रीजनरेट होने की वजह से ग्लाइकोलिसिस साइकिल बढ़ती है आगे. तो इसलिए हम ये करवाते हैं स्टेप, अदरवाइज का कोई यूज नहीं है. ठीक है. नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चंस, और हम अपने वापस से क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 हमें करना है कि विच अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट इन कोलेजन. तो ये बहुत लर्न करने वाला आंसर है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है कि कोलेजन में हमारे पास कौन सा अमाइनो एसिड होता है. तो उसका आंसर क्या है कि अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इन कोलेजन आर ग्लाइसिन, प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन. अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ अमाइनो एसिड्स आर कंट्रीब्यूटिव ग्लाइसिन. मतलब ग्लाइसिन, प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन हमारे पास कोलेजन में मिलता है, उसमें से ग्लाइसिन 1/3 अमाउंट में होता है. फर्स्ट, a 3-dimensional standard structure is assembled when the amino acids glycine and proline as its principal components. This is not yet collagen but its precursor, procollagen. Procollagen is modified by addition of hydroxyl groups to amino acids, and this step is important for later glycolation. Okay. तो हमें क्या समझ में आ रहा है इसमें, शुरू में ग्लाइसिन प्रोलीन्स होते हैं, बाद में उनकी हाइड्रोक्सिलेशन होकर के हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कोलेजन बोलते हैं. ये ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है बिकॉज द हाइड्रोलाइज एंजाइम्स दैट परफॉर्म दीज रिएक्शंस रिक्वायर विटामिन सी एज अ कोफैक्टर. लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन इम्पेयर्स द कोलेजन एंड कॉज कर्वी. इसीलिए विटामिन सी की बहुत जरूरत होती है कोलेजन को ठीक रखने के लिए, क्योंकि विटामिन सी जो है वो हाइड्रोक्सिलेशन करवा देता है, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को प्रोवाइड करवाता है. सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो 3 अमाइनो एसिड्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, पहला ग्लाइसिन, प्रोलीन और फिर हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ये 3 अमाइनो एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कोलेजन पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, मार्क द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लूकोज. तो यहाँ पे आपको उनके स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में पता होना चाहिए. आपको ये पता होना चाहिए एपीमर क्या होता है, डायमर क्या होता है. तो ग्लूकोज के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं. तो इसमें यहाँ पे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है. इन्होंने कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, एपीमर्स, एनोमर्स. ये क्या होता है? एपीमर क्या होता है, एनोमर क्या होता है? एपीमर, एनोमर आर बोथ ऑप्टिकल आइसोमर्स दैट डिफर्स इन कॉन्फिगरेशन एट सिंगल कार्बन एटम, बट द डिफरेंस इज इन देयर डेफिनेशंस. आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इनके बारे में. एपीमर, एनोमर ज्यादा कुछ नहीं होता, बस क्या होता है कि एक कार्बन एटम पे जब पोजीशनिंग चेंज हो जाती है तो उसे ऑप्टिकल आइसोमर्स बन जाते हैं. एपीमर वो वाले ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं दैट डिफर इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिंगल कार्बन एटम. एक सिंगल कार्बन एटम पे अगर एक मान लो एक कार्बन एटम पे OH लेफ्ट साइड में है, तो अगर वो राइट साइड में चला जाता है तो आपस में ये एपीमर हो जाते हैं, जैसे कि डी गैलेक्टोज एंड डी मैनोज. ठीक है, आर एपीमर्स ऑफ डी ग्लूकोज. अगर डी ग्लूकोज है और उसका किसी भी एक कार्बन एटम की पोजीशन को उल्टा कर दूं मैं, तो वो एपीमर बन जाएगा. लेकिन एनोमर इज समथिंग डिफरेंट. व्हेन द मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज कन्वर्ट्स टू साइक्लिक फॉर्म्स, इट जनरेट्स अ न्यू कायरल सेंटर एट C1. जब
कोई अपनी नॉर्मल स्ट्रेट फॉर्म से साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और एक कायरल कार्बन की फॉर्मेशन करता है, तब वो एनोमर में कन्वर्ट हो जाता है। एनोमर आर स्पेशल केसेस एंड देयर एपिमर्स दैट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन ओनली एट एनोमेरिक कार्बन। यहाँ पे एपीमर का एनोमर्स का क्या सीन होता है कि एनोमर्स भी एपीमर्स होते हैं, लेकिन फर्क क्या होता है, जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, जो आपस में पोजीशनिंग चेंज होती है, वो एनोमेरिक कार्बन पे होती है, कायरल कार्बन पे होती है। ठीक है, जैसे कि अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी एंड बीटा डी आर एनोमर्स, और इफ यू टॉक अबाउट जस्ट डी मैनोज, डी गैलेक्टोज, डी ग्लूकोज, सो दीज आर एपीमर्स। सो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। तो उसके हिसाब से यहाँ पे थोड़े से पॉइंट्स और दिए मैं कि जो डी गैलेक्टोज है इज एपिमर ऑफ डी ग्लूकोज बिकॉज द टू शुगर डिफर ओनली इन कॉन्फ़िगरेशन एट C4, and D mannose is the epimer of D glucose because two carbons differ at configuration at C2। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पे वापस चलते हैं और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है कि एपिमर ऑफ ग्लूकोज इज गैलेक्टोज फॉर्म्ड बाय एपिमराइजेशन एट कार्बन 4। ठीक है ये चीज। दूसरा क्या है, एग्जिस्ट एज फ्यूरनोज रिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। नेक्स्ट है अल्फा अमाइलेज कन्वर्ट CH2 टू ग्लूकोज। नेक्स्ट है ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन द बॉडी इज एल फॉर्म। उसका आंसर ए है, सही आंसर ए है, क्योंकि ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में एपीमर होते हैं C4 पोजीशन पे, और मैनोज और ग्लूकोज C2 पोजीशन पे एपीमर होता है। ठीक है, नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 8, पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। अब ये क्या होता है, ये क्या चीज होती है, तो इसको एक बार देखते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, वेट, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर में, यहाँ पे दिया हुआ है कि नाइट्रोजन बैलेंस क्या होता है। नाइट्रोजन बैलेंस का क्या मतलब होता है, इट्स अ मेजर ऑफ नाइट्रोजन इनपुट एंड नाइट्रोजन आउटपुट। मतलब नाइट्रोजन बैलेंस का मतलब होता है इनपुट कितनी हुई है नाइट्रोजन की और कितना आउटपुट, अगर उनको सब्सट्रैक्ट कर दो तो नाइट्रोजन बैलेंस निकल के आ जाता। ठीक है, अब अगर इनपुट ज़्यादा है आउटपुट कम है, ठीक है, तो जो उनका सब्सट्रैक्ट आएगा दैट इज अ बैलेंस। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन एस्टिमेटिंग नाइट्रोजन बैलेंसेस। ठीक है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हम यूज कर सकते हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए। पॉजिटिव वैल्यू कब आती है, जब पीरियड्स ऑफ ग्रोथ, जब ग्रोथ हो रही होती है बॉडी में, रिपेयर हो रहा होता है बॉडी में, या फिर कोई प्रेगनेंसी हो रही होती है, उस टाइम पे आपकी वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपका इनटेक बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है जैसे कि बर्न्स, फीवर्स, या फिर क्वाशिकोर, या फिर फास्ट है, या फिर डाइटरी इनटेक कम है, मतलब अगर प्रॉब्लमेटिक चीज़ें अगर आती हैं तो हमारा आउटपुट जो है ज़्यादा हो जाता है, तब हमारा नेगेटिव वैल्यू आ जाता है। तो इसके हिसाब से ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर और प्रेगनेंसी में पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। तो उसके हिसाब से हमारे आंसर में पॉजिटिव पूछा उसने तो प्रेगनेंसी में पॉजिटिव होता, दैट्स वाई द आंसर इज ए। ओके ओके, अब हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग exert its effects by increasing cyclic AMP। cyclic AMP कौन बढ़ाता है, मैंने अभी बात करी थी यहाँ पे, हमारा ग्लूकागॉन जो होता है वो cyclic AMP बढ़ा देता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें भी वही चीज लिखी होगी, एक बार दोबारा मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ देती हूँ। एक्सप्लेनेशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइक्लोएडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट is a nucleotide generated by from ATP through the action of enzyme adenylate cyclase, and the intracellular construction of it is increased or decreased by a variety of hormones। ठीक है, बहुत सारे hormones होते हैं। उसके बाद one prominent and important effect of elevated this is activation of protein kinase called protein kinase E। अगर बढ़ जाता है, अगर साइक्लिक एमपी बढ़ जाता है तो क्या होता है, साइक्लिक एमपी के बढ़ने से हमारे पास एक प्रोटीन काइनेज ए होता है जो एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने के बाद ये फॉस्फोरिलेशन करता है बहुत सारे प्रोटीन्स की, many which are themselves enzymes are either activators। ओके, तो साइक्लिक एमपी बॉक्स में देख सकते हैं एपाइनफ्राइन, नॉन एपाइनफ्राइन,
ग्लूकागॉन, लुटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कैल्सिटोनिन, पैराथायरॉयड हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो ये सारे जो हार्मोन्स हैं ये यूटिलाइज करते हैं सेकेंडरी मैसेंजर को। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, so this is the explanation. Now let's talk about the 10th question. Which of the following is a copper containing enzyme present in collagen synthesis? जब हम कोलेजन बना रहे होते हैं तो कौन सा ऐसा होता है जो कॉपर कंटेनिंग होता है? उसका आंसर जो है वो है ए ऑप्शन, दैट इज लाइसिल ऑक्सीडेज। कॉपर कंटेनिंग होता है। अब हम देखते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। The synthesis of collagen is quite complex, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, बट की एंजाइमेटिक रिएक्शन जो होती है जिसमें कि कॉपर यूज किया जाता है और एक एंजाइम यूज किया जाता है जिसका एग्जांपल लाइसिलाइल ऑक्सीडेज। और लाइसिलाइल ऑक्सीडेज एक एक्स्ट्रा सेलुलर कॉपर एंजाइम होता है जो कैटलाइज करता है फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड्स फ्रॉम लाइसिन। एल्डिहाइड बनवाता है बेसिकली लाइसिन रेसिड्यूज से कोलेजन के अंदर, और इलास्टिन precursors. Being highly reactive, they undergo spontaneous chemical reactions with other lysyl oxidase derived aldehyde residues, and this action forms the basis of cross-linking of collagen and elastin and the process for stabilization of collagen fibrils. तो मतलब क्या होता है, लाइसिल ऑक्सीडेज एक कॉपर एंजाइम होता है और ये जो कॉपर एंजाइम होता है आपस में ही अपने अपने आप से ही रिएक्ट करके रहते हैं और क्रॉस लिंकिंग ऑफ कोलेजन बना देता है। ठीक है, तो ये मेन चीज़ आपको ये पता होना चाहिए। कोलेजन फॉर्मेशन में हमारे एक ऐसा एंजाइम है जिसमें कॉपर होता है। Absence of cross-linking results in latherism, which is a characteristic of poor bone formation and strength and hyperextensibility of skin and weak ligaments. तो लैथरिज्म एक चीज़ होती है, लाइसिलाइल ऑक्सीडेज अगर नहीं है या क्रॉस लिंकिंग नहीं है तो लैथरिज्म हो सकता है, जैसे कि वीक बोन्स हो सकती है, स्ट्रेंथ कम हो सकती है, एक्सटेंसिबिलिटी ज़्यादा होती है और लिगामेंट्स भी वीक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, इन केस ऑफ स्पोरैडिक अटैक्सिया, अटैक्सिया मतलब बैलेंस नहीं होना, विच लैब इन्वेस्टिगेशन इज डन? स्पोरैडिक मतलब अगर रेगुलर अटैक्सिया हो रहा है, बैलेंस नहीं बन पा रहा है बॉडी में, तो कौन सा हमारा जो विटामिन होता है वो डिफिशिएंट होता है। ठीक है, ये है इसका, और इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर डी, विटामिन के जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें तो the term ataxia traditionally means loss of order and clinically denotes a loss of balance and coordination. On the other hand, the name sporadic means without spot or regular pattern, and based on that, sporadic ataxia is defined as the neurological condition characterized by ataxia of adult, usually of 40 years old, with familial history. So only ataxia is due to the vitamin deficiency, और विटामिन B1 जो होता है आप देख सकते हैं एक्वायर्ड अटैक्सिया ड्यू टू विटामिन डेफिशिएंसी। काफ़ी सारे विटामिन हैं, विटामिन B1 है, विटामिन B12 है, विटामिन ई है, काफ़ी सारे विटामिन हैं। विटामिन B1 की वजह से थायमिन जिसको हम कहते हैं थायमिन डेफिशिएंसी की वजह से भी अटैक्सिया होता है, विटामिन B12 की वजह से भी होता है, विटामिन ई की वजह से भी होता है। तो इन सब की वजह से अटैक्सिया होता है। और इसमें मेन चीज़ उसने पूछी थी कि कौन सा नहीं है, तो विटामिन के की वजह से नहीं अटैक्सिया होता, क्योंकि के जो होता है ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड होता है, तो ऑब्वियसली वो अटैक से रिलेटेड नहीं होता। इसका आंसर है ऑप्शन के, विटामिन के। नेक्स्ट है RAS जीन इज इनहिबिटेड बाय, अभी लास्ट क्वेश्चन है और इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो रास जीन होता क्या है? रास एक प्रोटीन फैमिली मेंबर होता है विच बिलोंग टू अ क्लास ऑफ प्रोटीन कॉल्ड स्मॉल GTPase। ठीक है, RAS is switch on by incoming signals. It subsequently switches on the other proteins, which ultimately turn on the genes involved in growth, differentiation, and survival. And mutations in these can lead to production of permanently activated RAS proteins, and which can lead to abnormal growth and cancer. So, in normal cells, the activity of RAS is short-lived due to intrinsic GTPase activity. But if you're talking about mutations, so RAS is uncontrolled and there are uncontrolled growth। तो मतलब क्या होता है कि
जो GTPs वगैरह हमारी फैमिली होती है उसमें रास जो है वो कंट्रोल करते हैं रास को। अगर वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, अगर म्यूटेशंस हो जाती हैं इन GTPs वगैरह में, तो रास जीन जो है वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो इसलिए इसको इनिबिट करने के लिए GTPs एक्टिवेटिंग प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो दैट्स वाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आपको पता होना चाहिए। एंड दैट्स ऑल विद दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट इन्फॉर्मेटिव, डू शेयर एंड do subscribe to my channel. Thank you.